हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे उनको पहले बाद में करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन रिलेटेड है कॉम्बिनेशन से। ठीक, तो पहले कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे। ठीक, क्वेश्चन पे मिलिए। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है पहले ये समझो। देखो, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है ना, तो पहले समझ लो फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्योंकि एक साथ बी और सी एक्सरसाइज एक साथ कंप्लीट हो जाएगी पूरी, इसलिए देखो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में जो सबसे मेन डिफरेंस है, एक तो फॉर्मूले का, और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है कि परम्यूटेशन सिर्फ करता है अरेंजमेंट। क्या करता है? अरेंजमेंट। जबकि कॉम्बिनेशन में हम सेलेक्ट भी करते हैं, अरेंज भी करते हैं, चूज भी करते हैं। तो कॉम्बिनेशन एक ज्यादा बड़ा टॉपिक हो जाता है। परम्यूटेशन एक सिंपल टॉपिक है कि इतने लोग हैं अरेंज कर दो, इतने लोग हैं अरेंज कर दो। पर कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि उनको बैठा लो और वो अपनी पसंद की सीट पे बैठेंगे भी, ऐसा वो सेलेक्ट करते हैं खुद। ठीक, तो हमने क्या सीखा कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में सबसे मेन डिफरेंस एक तो परम्यूटेशन में सिर्फ सिलेक्शन होगा, अरेंजमेंट होगा, और आंसर जो आता है वो बड़े 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 आते हैं। ठीक, कॉम्बिनेशन में आंसर छोटे आते हैं, और क्योंकि इसमें सिलेक्शन होता है, सिर्फ अरेंजमेंट नहीं होता। ठीक, तो मेनली आंसर छोटे होते हैं और परम्यूटेशन में बड़े होते हैं। अब देखो, पहले फॉर्मूले चलते हैं हम लोग अपने। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो मेन सबसे बड़ा है वो ये है, जैसे कि शॉर्टकट भी बताएंगे क्योंकि एनपीआर से रिलेटेड है, इसलिए शॉर्टकट भी बताएंगे। देखो, सबसे पहले एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। समझ में आया? तो ये इसका मेन फॉर्मूला है। अब इसका एक शॉर्टकट भी है क्योंकि हमको एनपीआर याद है, इसलिए पहले वही यूज करो, ये मत यूज करो। देखो कैसे, अगर हम गौर कर ले तो हमारा ये फॉर्मूला तो शायद से कुछ कुछ एनसीआर का है। जैसे कि एनपीआर का फॉर्मूला क्या था? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही तो था। तो ऐड क्या हुआ? सिर्फ इतना। तो हमें ये पता चला जो ये नीचे लिखा है बस इतने फैक्टोरियल हमको डिवाइड कर देना, जैसे उसमें करते थे। जैसे कि मान लो दे दिया गया 5C2, तो सिंपली इसको क्या निकालोगे? पहले 5P2। अब वो क्या होता था? 5 इंटू 4, क्योंकि जितने ये होते थे उतने बार करते थे। अब बस सिंपली जो नीचे 2 लिखा है वो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे उतने फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल से। समझ में आया? एनपीआर को सॉल्व करेंगे और सिर्फ जो फैक्टर लिखा है, जो आर की वैल्यू है, उतने फैक्टोरियल उसका डिवाइड कर देंगे। तो हमको फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। समझ में आया? कंडीशन सारी सेम है कि एन की वैल्यू आर से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, पर कभी छोटी नहीं हो सकती। एन की वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव होगी। इसमें एक चीज और नहीं आएगी, ग्रुप और आइटम जब डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे। जैसे कि टॉफी बांटी जा रही है, अगर एक एक्स्ट्रा है तो तोड़ के बांटी जा सकती है, पर आदमी नहीं बढ़ सकता टूट के। समझ में आया? तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूले आएंगे यहाँ पे, वो जब क्वेश्चन आएगा सिर्फ वहीं पे पढ़ेंगे। वो सिर्फ 2 क्वेश्चन है, सिर्फ 2 ही जगह यूज होंगे, दोनों फॉर्मूले बता देंगे और कुछ नहीं। समझ में आया? तो हमने फॉर्मूला क्या देखा कि जब एनसीआर का फॉर्मूला लगेगा तो हम सिंपल एनपीआर का फॉर्मूला लगा के और जितना आर की वैल्यू दी गई उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। समझ में आया? अब देख लो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज। पहली चीज कि हाँ, कि NC0 की वैल्यू भी होती है 1 और NCN की वैल्यू भी होती है 1। जबकि हमने वहां क्या पढ़ा था कि NPN की वैल्यू क्या होती है? n फैक्टोरियल पढ़ा था। पर याद रखना कि NCN की वैल्यू भी 1 है और NC0 की वैल्यू भी 1 है। प्रूफ करने के लिए सिंपल फॉर्मूला जो है ना वही रख दो। दिक्कत ये हो जाती क्योंकि इसमें n फैक्टोरियल का डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसमें दोनों वैल्यू 1 आ रही है। और वहां पे सिर्फ n माइनस आर का डिवाइड था, यहाँ पे n माइनस आर का डिवाइड तो है और साथ में n फैक्टोरियल का भी है। जैसे यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये वही तो लिखा है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल और अपॉन n फैक्टोरियल, यही तो लिखा है। और 0 माइनस 0 फैक्टोरियल 0, तो ये तो पूरा टोटल 0 हो गया। समझिए? लेकिन यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट की वैल्यू चल रही है। समझ में आया? 0 फैक्टोरियल अपने आप में 0 हो जाता है, ऊपर क्या है? n फैक्टोरियल, और n की वैल्यू है 1। समझ में आया? तो ये कंडीशन यूज हो रही है यहाँ पे।
बस इतना ध्यान रखना, कोई प्रूफ नहीं पूछेगा, बस सिंपल एक पूछेगा, बस इतना कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि एनपी एन की वैल्यू एन फैक्टोरियल होती है, पर एनसी एन की वैल्यू 1 होती है और एनसी 0 की वैल्यू 1। बस ये इतने ही दो वैल्यू याद रखना, 1, क्योंकि बहुत जगह यूज होगी। अब देखो नेक्स्ट चलते, एक फॉर्मूला और है इसमें, पहले सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लेना ताकि कंफ्यूज ना हो। देखो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर बहुत जगह यूज होंगी। देखो एनसीआर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज याद कर लो। ये चीज बहुत जगह ऐसे लिख के आएगा 5c2 इज इक्वल टू 5c और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। अब बताओ, तो हम सिंपल फॉर्मूला, ये क्या होता है, n माइनस आर, ये क्या है 5 और ये 2, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। समझ में आया? ऐसे पूछा जाता है सिर्फ, जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे 5c, यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5c3, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब हमको पता है ये n माइनस आर है, n की वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस एक्स या r इज इक्वल टू 3 तो हुआ, तो r की वैल्यू क्या आई 2। बस ये ऐसे ही पूछता है, तो सिंपल फॉर्मूला याद कर लो, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक। और सेकंड फॉर्मूला देखो उसका, n प्लस 1 सी आर इज इक्वल टू एन सी आर प्लस एन आर माइनस 1, ठीक। सिंपल क्या है, n प्लस 1 सी आर इज इक्वल टू एन सी आर प्लस आर सी आर माइनस 1, ठीक। अब देखो इसमें ज्यादातर क्या पूछते हैं बताए, ये फॉर्मूले में सिर्फ ये वाला पूछते हैं, तो ये लोग ऐसे चेंज कर देते हैं, इज इक्वल टू माइनस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन सी आर। अब समझ तो आ नहीं रहा होगा, क्वेश्चन पे चलते, एक क्वेश्चन दिया गया, देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज सी में होगा शायद से, एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, बोलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। चलो पहले क्वेश्चन देखो तब समझ में आएगा कोई बोल क्या रहा है सीधे से। देखो क्या लिखा है, ऐसे बोलते क्वेश्चन सॉल्व करके। देखो 12c4 और 12c3 निकालना क्या है, वैल्यू। हमने अभी क्या पढ़ा है कि n प्लस 1 सी आर इज इक्वल टू एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, ऐसे तो लिखा है फॉर्मूला। अब बस करना क्या है, कंपैरिजन करना है। देखो ये सॉल्व करना है। अब तुम ध्यान देखो, n की वैल्यू है 12, बहुत ध्यान से देखना, r की वैल्यू है 4, दिख रही है। अब अगर इस फॉर्मूले को हम पूरा सॉल्व करने बैठ जाएंगे, जबकि हमको पता है इसका टर्म क्या लिखा है ये, तो हम सिंपल ही नहीं लिख लेंगे इसको, 13c4 ये सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट। समझ में आया? अब देखो 13c4 कैसे, हमने अच्छी तरीके पर वो पढ़ रखा है परम्यूटेशन, 13 12 11 10 अपॉन 4 3 2, 4 फैक्टोरियल, सिंपली डिवाइड करें। थर्टीन इंटू 11 इंटू 5, समझ में आया? करो आंसर, देखो क्या आ रहा है, 710, ये आ रहा है 715, तो मैं भी चेक कर लूं, 13 इंटू 5 इंटू 11, 715, ऑप्शन नंबर ए। तो समझ में आया ये फॉर्मूला कैसा लग रहा है, प्रॉपर्टी क्या लग रही है वो देखो। तो बस इतना ध्यान रखो कि n+1, यह फॉर्मूला याद करने का तरीका, एक बार n+1 है और लास्ट में जाके वो r-1 हो गया, ऐसे याद रखो। यहाँ पे r है, वो NCR है, सिंपल रीच में NCR है, ये ध्यान रखो। समझ में आया? और कभी भी NCR को प्लीज कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज मत करना, सबसे बढ़िया ये परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला है, इसमें तो पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, सबसे फायदा ये है इससे। समझ में आया? अब देखो
इसमें देखो 33 नंबर भी क्वेश्चन किया जा सकता है फॉर्मूले से। ठीक, अब देखो कैसे 3 नंबर क्वेश्चन के लिए पहले देखो फॉर्मूला क्या था वहां पे। थ्री नंबर फॉर्मूला देखो किससे कर सकते हैं, 1 नंबर से कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन बोलो पहले 3 नंबर क्या था, 18 CR R+2। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल लो, एन और आर की वैल्यू निकाल ली होंगी, NC5 RC5। ठीक, अब देखो पहली चीज हमें निकालना क्या है, ये फॉर्मूला क्या था, ये देखो। अब ध्यान से देखो, अगर हम कंपेयर करें तो ये 18 है और ये जो R+1 है, R+2 जो है वो N - R के ही तो बराबर लिखा है। ध्यान से देखो, ठीक, N की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी 18, तो क्या हो गया, R+2 = 18 - R, तो 2R = 16, R = 8। समझ में आया। अब वैल्यू निकालनी कितनी थी, NC5, तो 8C5, तो 8 7 6 5 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2। सेवन 8 56 आ गई वैल्यू। समझ में आया फॉर्मूले यूज कैसे हो रहे हैं। बस इतना ध्यान रखो कि हमको बस इससे इसको कंपेयर करके चलना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, दो प्रॉपर्टी अपनी सीख ली कि एक NCR = NC N-R, ठीक। और दूसरी चीज एक फॉर्मूला और बताएंगे, वो और शॉर्टकट होता है कि दोनों का ऐड बराबर होता है N के, शायद से यही लगेगा। देखो R + N - R = N, ये भी प्रॉपर्टी है। क्यों, ध्यान से देखो, कट गया ये। मतलब ये हुआ जब दो कॉम्बिनेशन एक साथ लिखे हो जिसमें n की वैल्यू बराबर हो, तो दोनों के जो r है उनका सम n के बराबर होता है। इतना ध्यान रखना। समझ में आया। अगर यहाँ पे जैसे इसका एग्जांपल ऐसे ले लो, इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि अगर मान लो 14C10 = 14CX लिखा है, तो इसमें जो इन दोनों का सम है वो बराबर 14 के होगा। समझ में आया। 14 चाहे ये वाला ले लो चाहे वो वाला ले लो। 10 + X = 14, तो X = 4। समझ में आया, समझ में आ गई। ये देखो प्रॉपर्टी याद नहीं करनी होती, जब यूज करोगे ना, यूज करते करते आ जाएगा। क्या पहली चीज कि दोनों में जब होता है तो दोनों की वैल्यू बराबर होती है n की, ठीक, कंपेयर करते टाइम। दूसरा याद रखना, मेन फॉर्मूला जो है वो सेकंड वाला है, क्योंकि ये भूलते भी है और वो यूज भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है NC0 की वैल्यू 1 और NCN की वैल्यू 1, ठीक। इतना ध्यान रखना, बहुत जगह यूज होने वाला है ये, ठीक। पहली चीज कि जो NCR होगा उसमें R की वैल्यू हमेशा N से छोटी होगी या बराबर होगी, लेकिन 0 से बड़ी होगी। समझ में आया, वरना तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। दूसरी चीज लिखा है, ठीक, तो ना फालतू का दे रखा, बस इतना ध्यान रखना कि n की वैल्यू एक तो पॉजिटिव होगी, r से बड़ी होगी या बराबर होगी, छोटी नहीं हो सकती, ठीक। अब देखो हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है नीचे, नीचे लिखा है 18CR = 18CR+2। समझ में आया। क्या पढ़ा था, इन दोनों का सम बराबर 18, तो R + R+2 = 18, 2R = 16, तो R = 8। अब जरा आंसर चेक कर लें, आ रहा है। तो और हमने छोटा कर लिया उस फॉर्मूले को। समझ में आया, दोनों का ऐड बराबर, लेकिन हाँ एक ध्यान रखना कि इधर एक ही NCR होगा, इधर एक ही NCR होगा, ये ध्यान रखना, और n की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रूफ लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, ठीक।
तो अब पहले चलते हैं हम लोग, क्या करें, एक काम करते हैं, पहले जो क्वेश्चन छूट गए ना उसके करते हैं पहले क्वेश्चन हम लोग। देखो पहले चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज बी पे। बी में हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा छोड़ा है, 6 छोड़ा है। देखो 6 में जो हम लोग फॉर्मूले लगा रहे थे वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एक नॉर्मल कॉमन जो होता है ना वो यूज करेंगे, क्या जो सब जगह यूज करते आ रहे हैं। देखो लिखा है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर्स। समझ में आया, मतलब ये लिखा है कि एक तो पक्का है उसमें, समझ में आया। देखो सबसे पहले देखो एक कंडीशन आने के बाद अरेंजमेंट चेंज होता है, तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे कि एक तो 10 चीजें हैं, 4 हिसाब से लगानी है और एक चीज हमेशा आ रही है, तो पहले ये जो वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज ऑकर्स है ये हटा लो, तो हमारा एक नॉर्मल अरेंजमेंट क्या बन जाएगा 10 P4, ये बनेगा एक नॉर्मल अरेंजमेंट विदाउट कंडीशन वाला। तो पहले 10P4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 10 9 8 7 अपॉन 4 3 2, वैल्यू निकाल लो पहले। 10 9 8 7 क्या आया 50 40, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मत लगा देना प्लीज, आ गया 50 40 विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है। अब देखो इसमें कह रहा है कि एक चीज हमेशा आती, तो हम एक चीज को हमेशा के लिए हटा भी देते हैं, जैसे कि जब एक चीज हमेशा आएगी तो ये वैल्यू बन जाएगी 9P3, तो एक चीज हमेशा आ गई, समझ में आया। इसको सॉल्व कर लो जरा, तो 9 8 7 सॉल्व करो, 504 आया, तो हमें ये पता चल गया। अब बस इस कंडीशन में यूज करने में एक चीज आ जाती है, देखो 504 लिखा है, जब कंडीशन लग जाएगी ऑलवेज ऑकर्स तो वो जो 4 चीजें हैं वो आपस में भी अरेंज हो जाएंगी 4 तरीके से, समझ में आया। बस यही कि एक नॉर्मल निकालेंगे पहले 10P4, ठीक, क्या है ये नॉर्मल है जिसमें कोई कंडीशन नहीं कि वो ऑलवेज है कि वो नहीं है, कुछ भी नहीं बोल रहा कि नेवर है, कुछ नहीं, सिंपल 10P4 या 11P4 जो भी वो बोलेगा वो हम निकाल लेंगे। दूसरी चीज, जब वो बोलेगा ऑलवेज ऑकर्स तब हम क्या करेंगे, एक एक दोनों से कम कर देंगे, क्योंकि लिखा है वन पर्टिकुलर थिंग, ये भी ध्यान रखना, वन पर्टिकुलर थिंग, अगर 2 बोलेगा तो 2 कम कर देंगे दोनों में, किसमें, टोटल में भी और उसमें भी, ठीक, 9P4, और जितनी चीजें सेलेक्ट करने को कह रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब करो मल्टीप्लाई 2016, समझ में आया। अब एक चीज देख लो, बस इससे ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन और देखो, क्योंकि उसमें नीचे सेम ही दिया गया 10 और 4 ही दिया गया, ठीक। अब एक चीज देखो, जब बोलेगा ऑलवेज ऑकर्स तो सिंपल हमारा ये जो है इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें, यही आंसर हो गया। जब वो बोलेगा नेवर ऑकर्स तो हम अपने टोटल से ऑलवेज ऑकर वाला माइनस कर देंगे, जो अभी तुम्हें याद हो कि हम दोनों साथ है, हम दोनों साथ बिल्कुल नहीं है, वो वाला क्वेश्चन है कि अगर एक ट्राइंगल से ये वाला हिस्सा अलग कर लेंगे तो ये तो अपने आप ही निकल जाएगा, ये अगर टोटल है, ये ऑलवेज टुगेदर है, तो ये नेवर वाला तो अपने आप ही अलग हो जाएगा। अब हम नॉर्मली जो अपना टोटल दिया गया है उससे 2016 माइनस कर देंगे, ठीक, तो हमारा आ जाएगा 4 2 3 0, यही आ रहा आंसर, समझ में आया। तो हमें जो फॉर्मूला कंफ्यूजिंग वाला था ना वो हटा दो, अब से बस इतना ध्यान रखो, हम पहले अपना टोटल निकालेंगे, टोटल निकालने के बाद सिंपली एक जब पर्टिकुलर थिंग ऑकर करती है वो चीज निकाल के, अगर वो कहेगा ऑलवेज ऑकर तो बस 4 का मल्टीप्लाई कर देना, अगर वो कहेगा नेवर ऑकर तो वही 4 वाला मल्टीप्लाई करके उससे माइनस कर देना, किससे, टोटल से, समझ में आया। तो हमारा यहाँ पे 6th और 7th क्वेश्चन हो गया, और मार्क कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
फॉर्मूले से करोगे तो गलत होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। समझ में आया? अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अब क्वेश्चन समझने वाले ज्यादा हैं इसलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंटर इनटू अ रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग 6 वैकेंसीज, द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन ऑक्यूपाई द सीट। 6 सीटें हैं, 2 लोग हैं। समझ में आया? 6 सीटें 2 लोग, सिंपल अरेंजमेंट। 6 सी मतलब पी, कॉम्बिनेशन का नहीं है। समझ में आया? सॉल्व कर लो। 6 इंटू 5, 6 5 जा 30, ऑप्शन डी। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट दिस। एक चीज ध्यान रखो, जब 100 से 1000 के बीच में नंबर है तो है तो सब 3 डिजिट, एक सिर्फ नंबर आ रहा 1000, वो है 4 डिजिट का। समझ में आया? तो हम अपनी पहले 2 तरीके से कंडीशन बनेंगे, एक तो 3 डिजिट वाली और एक बनेगी 4 डिजिट वाली। ठीक, तो कैसे? देखो 1000 ऑलरेडी दे रखा है और जितने भी नंबर हैं 1000 से वो बड़े ही हैं, तो हम अपना 3 नंबर का नंबर चाहिए। पहले नंबर के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? 7, दूसरे नंबर के लिए 6, तीसरे के लिए 5। हो गया सिंपल। या फॉर्मूला वही लगा लो अपना, 7CP3। समझ में आया? 7 इंटू 6 इंटू 5 करके देखो, 7 इंटू 6 इंटू 5, 210, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 and 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 2 3 4 0 8 9 इज। सिंपली इसमें क्या करना है, इसमें 2 तरीके से नंबर बनेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें 0 दे दिया है इन्होंने। तो यहाँ क्या बनेंगे डिजिट, पहले तो बनेंगी 2 डिजिट के क्योंकि 99 तक तो है ना 2 डिजिट। दूसरी क्या बनेगी 10, मतलब 100 से 1000 तक अलग डिजिट बनेंगी 3 डिजिट वाली। तो हम 2 तरीके करते हैं, पहले 2 डिजिट के फिर 3 डिजिट के। तो पहले 2 डिजिट के लिए हमारे पास कितने चॉइस है पहले वो लिखते हैं। देखो 0 ले नहीं सकते, ठीक ना, 2 डिजिट में लेंगे ना 3 डिजिट में लेंगे पहले नंबर पे। तो हमारे पास चॉइसेस कितनी आ गई इसकी, तो हमारे पास चॉइसेस आ गई पहले नंबर के लिए 5 और नेक्स्ट नंबर के लिए भी आ गई 5 क्योंकि एक नंबर फिर नेक्स्ट नंबर के लिए 6 है लेकिन एक नंबर यूज कर लिया है इसलिए 5 हो गई। तो टोटल हमारे पास कितनी बन गई चॉइसेस 25, कितनी 2 डिजिट वाली। अब 3 डिजिट के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस आ जाएंगे, पहले पे तो 5 ही रहेंगी। समझ में आया? दूसरे के लिए भी 5 रहेंगी क्योंकि 6 में एक यूज हो गई नंबर, ठीक। नेक्स्ट के लिए 4 रहेंगे। तो टोटल हमारे पास कितनी आ गई 100। तो हमारे पास टोटल नंबर जो 100 से 10 से 1000 तक है वो है कितने, 100 प्लस 25 जो कि है 125। समझ में आया कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट 4 बॉयज इज 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज। सिंपल कह रहा है कि जो अरेंजमेंट हो रहा है नंबर ऑफ 4 बॉयज का वो कितने बराबर है, ये 12 टाइम्स है NP2 पे। चाहे डायरेक्ट n की वैल्यू करके सॉल्व कर लो और चाहे फॉर्मूला सॉल्व कर लो, जैसी आपकी इच्छा। सबसे इजी रहता है कि आप नंबर चूज कर लो। करके देखो, वरना करना हो तो सिंपल फॉर्मूला ऐसे होगा n/n - 4 तक। तो ये हो जाएगा n - 1 n - 2 n - 3 n - 4 ऐसे करके ये बड़ा ही होता चला जाता है। इसीलिए कहते हैं डायरेक्ट वही यूज कर लो, सबसे बढ़िया रहता है। तो ये n - 1 n - 2
अपॉन n माइनस 2, 2 से 2 कट गया, और 1 से n ये कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये बन गया n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n और प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 12, तो n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो हमारी बनेगी वैल्यू 6 और 1, नॉर्मल सी बात है 6 ही आंसर होगा, क्योंकि 1 ले नहीं सकते कि अगर n की वैल्यू r से छोटी होती नहीं। समझ में आया? अब 1 इसलिए नहीं ले सकते, ध्यान से देखो, अगर तुम लोगों ने देखा हो यहाँ पे, अगर 1 यहाँ पे रखेंगे ये 2 से छोटा हो रहा है, अगर 1 यहाँ पे रखेंगे तो 4 से छोटा हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात 6 लेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एक फॉर्मूला है इजी, मतलब एक फॉर्मूला क्या है, ये समेशन होता है। देखो ये जो इसमें ये ब्रैकेट लगा है ना, एक अजीब सी डिजाइन, इसको बोलते हैं समेशन या समेशन, जो बोलना चाहो वो बोल लो। ये बताता है कि ये जो 2 डिजिट लिखी है ना ऊपर और नीचे, इनको किसी ना किसी तरीके से एक साथ कर दो, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है n प्लस 1 p n प्लस 1 माइनस, क्या हुआ, ये लिखा है कि n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आएगी n और n। समझ में आया? इसमें जो नेक्स्ट लिखा है 30 नंबर क्वेश्चन, वो पहले 12 का सॉल्व लिखा है, और पहला जो 12 है वो फॉर्मूला लिखा है, जो कि बता क्या रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी है आंसर, चेक करो 12 का। ठीक, तो सिंपल तुम 12 का फॉर्मूला याद रखो कि जब समेशन में 10 और 1, मतलब 10 हो चाहे r हो, कुछ भी मतलब है, बस इतना ध्यान रखो, अगर समेशन लिखा है तो p n प्लस 1 और नीचे भी r प्लस 1। समझ में आया? दोनों में समेशन मतलब एक जोड़ देना। समझ में आया? और माइनस 1। अब इसी का दूसरा जो 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है वो इसकी प्रॉपर्टी लिखी है, जो कि लिखा है, देखो क्या लिखा है, देखो चाहे सिंपली वे से कर लो। 30 नंबर क्वेश्चन 9 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट, देखो पहली चीज यहाँ पे 9 आएगा, पर इतना ध्यान रखना, हाँ 9 है, 0 भी आ रहा है, 1 2 3 नहीं 9 नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, पर टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3 3 4 9 10। ठीक, इसमें ये कह रहा है कि नंबर ऑफ 9 डिजिट कितनी बनेगी, तो डिजिट तो सारी लेंगे, तो डिजिट में 0 भी आता है, 0 पहली नंबर पे नहीं आएगा, तो पहले कितनी डिजिट बची, 9। अब एक डिजिट यूज हो गई तो दूसरे कितनी बची, 9 ही बची, 9 ही बची, क्योंकि अब तो 0 ले ही सकते हैं, 9 बची। नेक्स्ट में कितनी बची, 8 7 6 5 3 2 1। तो यहाँ पे दिख क्या रहा है, पहले वो देखो ध्यान से, ये दिख रहा है 9 इंटू 9 फैक्टोरियल दिख रहा है, बस यही हमारा आंसर है। समझ में आया? इसमें सिंपली उन्होंने लिखने का तरीका बदल, चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख लो, चाहे 9 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख लो। समझ में आया? सिर्फ लिखने का तरीका बदलना है, करना है सिंपल वे से कि पूरी डिजिट लेनी है और 9 जगह पे भरनी है। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे आ रहे हैं, तो बस थोड़ा ध्यान देना। देखो लिखा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men कैन बी अरेंज इन अ रोज सो दैट द पर्टिकुलर 3 men sit। हमें लग रहा करा चुके हम, नहीं कराया? हाँ, सिंपली ये कह रहा है कि 6 आदमी है, 3 के जोड़े में बैठने हैं। ठीक है, तो नॉर्मल 3 के जोड़े बन गए, पर 2 तो साथ में बन रहा है। समझ में आया क्या हो रहा है? तो ये सिंपली लिखा है, अगर हम करना चाहें
number of days in which 6 men can be arranged in a row so that the particular 3 men sit together. हाँ तो आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा होगा। देखो सिंपली समझ में आ रहा है। ये कह रहा है कोई 3 आदमी साथ में बैठेंगे, समझ में आया? 3 नहीं, 3 आदमी। कैसे? M1 M2 और M3। उसके बाद बच कितने रहे? बच भी तो 3 ही रहे। तो ये टोटल एक पेयर हो गया, 1 2 3 4। टोटल अरेंजमेंट कितने हैं? 4 फैक्टोरियल इनटू ये 3 तो आपस में अरेंज होंगे, इनका अलग से 3 फैक्टोरियल। और ध्यान से देखो, अगर ये 4p4 होगा क्या? 4 फैक्टोरियल। और 3p3 क्या होगा? 3 फैक्टोरियल। समझ गया? हम अपना आंसर निकालें फिर भी हम ऑप्शन टिक करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि उसने ऑप्शन लिखा है p की वैल्यू। समझ में आया? अगर इतनी प्रॉपर्टी याद है कि np की वैल्यू क्या होती है? n फैक्टोरियल, तो आ जाएगा आंसर। समझ में आया? बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, लिखा है देयर आर 5 स्पीकर्स A B C D E। लिखा है द नंबर ऑफ एज इन विच A विल ऑलवेज स्पीक बिफोर B। सिंपल ये कह रहा है A विल, मतलब A जो है वो B से पहले ही बोलेगा। तो नॉर्मल बात है, A B साथ में ही है, और वो भी बिना अरेंजमेंट। जैसे कि हमारा ट्राइंगल वाला क्वेश्चन था जिसमें एंगल का अरेंजमेंट नहीं करना था। तो हमारा कंडीशन क्या बन गई? A B और C D E। तो पहली बात तो ये साथ में, ऊपर से ये 3, तो टोटल हुआ 4 अरेंजमेंट। समझ में आया? और ये 2 आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं। समझ में आया? ये नहीं करोगे तुम, ए बी का कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 4 फैक्टोरियल। सिंपल आंसर क्या आ रहा है? ए 24। समझ में आया? क्योंकि अगर हम इसका आपस में अरेंजमेंट देखो कर ही रहे हैं 4 फैक्टोरियल, पर ए बी का अरेंजमेंट मत करना, क्योंकि वो कह रहा है जो ए है वो बी से हमेशा पहले बोलेगा। तो वो तभी हो सकता है जब ए की वैल्यू आगे बैठ गया, वो बस खत्म, अब हम तुमसे पहले आएंगे। तो वो तभी होगा जब वो हिले ना एक दूसरे से, या वो टोटल ही जाएंगे। जैसे कि अगर वो चेंज करना चाहेंगे तो वो ऐसे जाएंगे ए बी डी। समझना? ये अरेंजमेंट बनेगा, पर वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे, वो भी बिना चेंज करे। ठीक? अगर कुछ लोग जो पहले वाला याद रखेंगे ना, वो 2 फैक्टोरियल भी कर देंगे इनटू। समझ में आया? वो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एंगल वाले क्वेश्चन की तरीके कि ए बी चेंज नहीं हो सकता। समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है देयर आर 10 ट्रेन्स प्लेइंग बिटवीन कलकत्ता एंड दिल्ली। द नंबर ऑफ वेज इन विच पर्सन कैन गो फ्रॉम कलकत्ता टू एंड रिटर्न बाय डिफरेंट ट्रेन। अच्छा समझ गया, मतलब ये कह रहा है कि 10 ट्रेनें मिल रही हैं ऑप्शंस में। वो कह रहा है जिस ट्रेन से वो जा रहा है उस ट्रेन से वो वापस नहीं आ रहा है। समझ में आया? मान लो मेरे पास 4 बाइक हैं, हम 4 में से एक से गए, वो कह रहा है वो वहीं छोड़ आओ और बच्ची से आओ। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जाने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए? 10, पर आने के लिए कितने हैं? 9। सिंपली 10 × 9 90। आंसर क्या है? बी। समझ में आया? अरेंजमेंट नहीं पूछ रहा है, बहुत ध्यान रखना, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। वो ये कह रहा है सिंपल हम 10 से जाएंगे, मतलब ये कह रहा है यहाँ पे भी 10 चीजें खड़ी हैं, वहां पे भी 10 खड़ी हैं, गए हम इससे पर हम इसको छोड़ आएंगे वहीं पे, आए हम दूसरों से। तो नॉर्मल सी बात है, जब हम इसको छोड़ के आएंगे तो वहां पे तो 10 हो गई कंप्लीट, पर आएंगे तो वहां पे फिर 9 रहेगी। समझ में आया? ये चीज हो रही। तो 10 × 9 10 × 9 नॉर्मल 90। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 शीट्स of different sizes can be distributed among 8 persons of different ages so that the largest set always goes to the younger, assuming that each one of them gets sweat. The largest set always goes to be younger, assuming that each one of gets sweat is t। सिंपल ये दिख रहा है मुझे, एक फिक्स हो गया, 7 फिक्स हो गया। आंसर देखना है 50 40 है। हाँ देखो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 8 स्वेटर हैं। देखो वो ये कह रहा है कि जो यंगर है, मतलब बड़ा है, जो वो छोटे से पहले ही जाएगा। तो हमारा जो पहले नंबर में बड़ा आ रहा है उसकी प्लेस फिक्स हो गई, वो एक ही है, और बाकी बची कितनी? 7 6 5 4 3 2। तो ये हमारा हो गया 7 फैक्टोरियल। सिंपल 7 फैक्टोरियल इंटू
1, तो ये नॉर्मल 7 फैक्टोरियल हुआ जो कि होता है 50 40। समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। देखो क्या क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मंडे है वर्ड MONDA, ठीक। वो ये कह रहा है टू बी अरेंज सो दैट द वर्ड थस फॉर्म बिगन विथ M, मतलब 6 वर्ड है, यहाँ पे तो M फिक्स हो गया। समझ में आया? M फिक्स हो गया, तो यहाँ पे बताओ एक वे हो गया। नेक्स्ट देखो डू नॉट एंड विथ N, तो मतलब यहाँ पे N तो आना नहीं है, तो M हट गया, N आ नहीं सकता, तो बचे कितने? 4 बचे। अब कहीं भी N आए, ठीक, तो अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? एक ये हो गया, एक ये होगा, कितने बचे? 4 बचे, 4 भी यहाँ पे भी आएगा। अब यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। समझ में आया? हमने लास्ट वाले में 4 इसलिए रखा है क्योंकि हमने N हटा दिया। समझ में आया? हमने पीछे वाला इसलिए रखा, चाहे भैया कोई भी रख लो, कोई पूछ नहीं रहा तुमने वर्ड कौन सा रखा, नॉर्मल वाली नॉर्मल अरेंजमेंट हो रहा है। हाँ, कंडीशन के हिसाब से हमने लास्ट में N नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक नंबर हटा दिया। बीच में तो आ ही सकता है, तभी तो हमने 4 लिया पहले में। देखो M को हटा दिया, 5 बचे, आखिरी में एक शब्द आ गया ना 4 के हिसाब से। एक वर्ड तो N नहीं आया, पर कुछ तो आया होगा, तभी तो ये 4 लिया है। अगर हम लेना चाहेंगे तो यहाँ पे 5 नहीं ले सकते, हाँ, क्योंकि लास्ट की कंडीशन दे रखी है इन्होंने। समझ में आया? ये देखो हम यहाँ पे अगर 5 लिख लेंगे तो N भी तो आ जाएगा। समझ में आया? इसलिए लास्ट में हमने 4 लिखा है इसे, इसीलिए। अब जब 4 लिख लिया तो एक वैल्यू यहाँ पर भी आ गई, तो हमारे पास अब टोटल 4 बची, चाहे कहीं भी। देखो जरूरी नहीं हम 4 3 2 1 लिख रहे हैं, हम ऐसे भी 4 3 2 1 लिख सकते हैं। ये सिर्फ हम ये लिख रहे हैं कि इतने शब्द यहाँ पे बचे हैं फिर लेने के लिए। समझ में आया? ये हो रहा है, ये नहीं लिख रहा है कि वर्ड यहीं पे 4 आएंगे, नहीं, दूसरे के लिए भी 4 चॉइसेस हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बस ये है आपस में हमें टोटल रखना है, क्लियर? ये हो रही बात। तो हमारा क्या आ गया आंसर? 1 × 4 × 3 × 2 × 1 × 4। देखो आंसर चेक करो, 4 4 जा 16, 3 2 जा 16, 16 6 जा 96। आ रहा है आंसर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 6 and 4 minus signs can be arranged in a line such that no two signs occur together. कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, तो करें नहीं करवा दें, चलिए करते हैं, कुछ पता चलेगा। तो देखा है टोटल नंबर ऑफ वेज इन 6 सीज, मतलब ये ऐसे लिखा है, n -4 ये साइन है, कैन बी अरेंज्ड सच दैट नो टू माइनस साइन ऑकर्स टुगेदर। ठीक, तो हम मान लेते हैं जब नहीं आने चाहिए हम इनको ले आते हैं साथ में, पहले चीज। तो एक काम करते हैं, 6 ये हो गए, 7 8 9, टोटल 9, ये 2, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, टोटल हुए 8 तक। है कॉम्बिनेशन। अच्छा एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 19 छोड़ो, पहले इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर, अभी 2 बच्चे होंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, लिखा है द नंबर ऑफ वेज इन द लेटर ऑफ द वर्ड मोबाइल कैन बी अरेंज सो दैट द कंसोनेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। ठीक, तो ऑड प्लेसेस मतलब हुआ कि MOBIL, ठीक, 1 3 5, 3 है, कितने कंसोनेंट? 1 2 3, मतलब हमारे पास 3 कंसोनेंट है, 3 वॉवल है, 3 ही प्लेस है, तो सिंपल क्या हुआ 3P3। समझ में आया? इंटू 3P3,
क्यों? क्योंकि ना तो प्लेस ज्यादा है ना तो वर्ड ज्यादा है, तो सिंपल 3 अपनी जगह पे 3 सेट हो जाएंगे। समझ में आया कैसे? अब देखो हो गए 1 3 5। इसमें कह रहा है जो कंसोनेंट है वो ऑक्यूपाई वर्ड प्लेस करेंगे, तो कितने कंसोनेंट? 3 ही तो है, तो पहले पे 3 चॉइसेस होंगी, दूसरे पे 2 होंगी, तीसरे पे 1 होंगी। अब वॉवेल कितने बचे? वो भी 3 ही बचे, तो इसमें होगी 3 चॉइस, इसमें होगी 2, इसमें होगी 1, इसमें होगी 1। समझ में आया? हुआ क्या? 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 36, आंसर 8। समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है द 5 पर्सन आर सिटिंग इन अ राउंड टेबल, राउंड टेबल है ध्यान रखना, सच दैट द टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन। मतलब फिक्स्ड हो गया। क्या फिक्स हुआ? कि जो शॉर्टेस्ट पर्सन है उसके साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन, ठीक, शॉर्टेस्ट पर्सन के राइट में बैठा होगा। समझ में आया? तो ये दोनों साथ में होगा, कोई अरेंजमेंट नहीं। अब देखो हैं कितने लोग? 5 बचे, तो टोटल कितने हुए? 4 फैक्टोरियल। पर ये क्या है? एक राउंड टेबल है, तो इसमें कितने हो गए? 3 फैक्टोरियल, क्योंकि n - 1 होता है। समझ में आया? राउंड टेबल लगते ही हमारे टोटल आंसर में बस एक माइनस कर देंगे। समझ में आया? सॉल्व नॉर्मली करेंगे, और ध्यान रखना ये आपस में नहीं होगा अरेंज। अगर होता तो हम क्या करते? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सिंपल, और बाद में -1 फैक्टोरियल, ऐसे होता है। समझ में आया? तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या है? 3 फैक्टोरियल, 3 2 6 21। ठीक, तो हमारी बी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई पूरी। इसमें शायद से एक क्वेश्चन रह गया है कि 2, एक रह गया, क्वेश्चन नंबर 19। चलो अब तो एक काम करते हैं, पहले अपनी एक्सरसाइज सीख चलते हैं, जो क्वेश्चन हो पाते हैं वो करते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन अच्छे हैं सी एक्सरसाइज के। देखो क्वेश्चन नंबर सी एक्सरसाइज लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, NPR इज इक्वल्स टू NCR 56, देन NNR विल बी। पहली चीज ऑप्शन से करो, सबसे इजी। कैसे? NPR N3 और ये 2 तो कभी नहीं हो सकता, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट देखो 8 और 3, 8 इंटू 7 इंटू 6 करो, 7 8 56, 6 6 36, शायद से यही है कैलकुलेटर से, यही है ना? अब देखो जरूरी नहीं एक चेक करके पुट कर दो, दूसरा भी देख लो, ये भी देख लो। इसमें सिंपल क्या था? 8 7 और 6 अपॉन, बस हमको 3 और 2 करना है, 3 फैक्टोरियल, 3 2 6 7 8 56, हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? चेक दोनों पे करना, वरना एक पे करने पे कभी कभी गलत हो जाता है, इसलिए बोल रहे दोनों पे चेक करना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, हमने क्या सीखा था? दोनों का सम बराबर इसके, तो r प्लस r प्लस 2 इज इक्वल टू 18, तो r की वैल्यू क्या आ गई? 8। 8C5 कितना है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2, 7 8 56, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लिखा है NCR - 1 NCR, अरे नॉर्मल दे दिया, फॉर्मूला ही दे रखा है पूरा, देखो ध्यान से। जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी फॉर्मूले की, ये वही दे रखी है। सबसे बढ़िया या तो एक काम कर सकते हो कि हम ऑप्शन पुट कर सकते हैं, R इज इक्वल टू, R की वैल्यू निकाल ली, N सब जगह बराबर ही है। आया? N की जगह एक नॉर्मल सेंस में सोच लो, जब R की वैल्यू इतनी बड़ी दे रखी है, तो ये 8 दे रखा है, इसका मतलब
जो n होगा वो छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। या फॉर्मूले में पुट करके देख लो, ऐसे भी कर सकते, देखो कैसे। एनसीआर दिया गया है n अपॉन n n माइनस आर, ये लिखा है, क्या लिखा है 28। नेक्स्ट क्या लिखा है, जो इस फॉर्मूले को यूज कर लो, n अपॉन n माइनस आर प्लस 1 और r माइनस 1 का फैक्टर इज इक्वल्स टू 56, जिसमें वैल्यू बड़ा हो जाएगा। वैसे ये शॉर्टकट देखे कुछ, फॉर्मूला क्या था हमारा, r माइनस 1 भी है, NCR भी है, जो कि है n प्लस 1। फॉर्मूला लगा के देखते हैं पहले कुछ। देखो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 और CR, ये फॉर्मूला है, जिसमें NCR की वैल्यू दे रखी है, NCR माइनस 1 की वैल्यू दे रखी है, इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, 56 प्लस 28 84 आ गई, n प्लस 1 CR की वैल्यू आ गई 84 और NCR माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दो, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करना अपना, जब आने ही नहीं है क्वेश्चन तो क्यों करना उसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना हटा दो यहाँ से, क्योंकि ये होगा ना तो ये होगा बेसिक तरीके, क्योंकि n और r दोनों की वैल्यू नहीं दी है इसलिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 एक नया कॉन्सेप्ट है पूरा, क्या है वो ये कहता है, अ पर्सन हैड 8 फ्रेंड्स, 8 दोस्त हैं, नंबर ऑफ इन विच ही मे इनवाइट 1 और मोर देन 2 ऑफ डिनर। इसका मतलब देखो, इसमें एक शॉर्टकट तैयार करने का जो तरीका है वो है 1 और मोर। जब 1 और मोर लिखे किसी भी क्वेश्चन तो बस फॉर्मूला लगाना है 2 की पावर n माइनस 1, समझ में आया, लिख लो। ये सब चीजें वहां पे याद नहीं रहती हैं कि 1 और मोर लिखा हो तो 2n माइनस 1, ऑलवेज ऑकर लिखा हो तो हम टोटल में से इसको माइनस कर देंगे नेवर वाले को। ये सब चीजें लिख लिया करो साइड में, कॉपी का या तो लास्ट पेज या तो पहले पेज में, यही छोटी छोटी चीजें लिखते रहो ताकि पेपर एग्जाम देने से पहले बस खोलो वो सब चीजें पढ़ लो कि 1 और मोर तो 2n माइनस 1, ऑलवेज ऑकर्स तो ये, और नहीं नेवर ऑकर्स तो ये, ऐसे करके। तो ये चीजें बड़ी ध्यान रहती हैं। या तो क्या नाम, अपने मोबाइल में नोटपैड होता है ना, उसमें नोट कर लिया करो कि 1 और मोर तो 2n की पावर माइनस 1, तो ये ऐसे ध्यान रहती हैं चीजें। अब तुम लोग पास वैसी बुक तो है नहीं जो उस पर लिख लो, तो रिवीजन करते टाइम तो समझ नहीं आता क्या पढ़े और क्या छोड़े, तो तब एक पेज खोला, पूरे मेरे मैथ्स के जितने फॉर्मूले थे शॉर्टकट वाले वो सब लिख दो, ऐसे लिख दिया करो ऊपर ही। और लास्ट पेज में तो लिखना नहीं, क्योंकि वो तो गंदगी करने के लिए होता है, पहले पेज पे लिखना है एकदम फ्रंट में। तो हमारा फॉर्मूला बस सिंपल क्या लिखना है, 2 की पावर n माइनस 1, तो 8 है तो 2 की पावर 8 माइनस 1 करो सॉल्व, 256 होता है ऐसे। आया, नेक्स्ट देखो, फिर देखो कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ 1 और मोर, मतलब 2 की पावर 4 माइनस 1। देखो 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिए गए, 2 2 जा 4, 8 16, 16 में 7 गया 15, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, सिंपली दोनों का सम इक्वल टू n, 10 प्लस 14 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो 25 C 24 है, तो चाहे देखो ऐसे कर सकते हैं, NPR ही तो करोगे, तो देखो जब 25 को तुम 24 टाइम्स लिखोगे, इसको ये भी तो कह सकते हैं कि ये 25 माइनस 1 लिखना है, ठीक। तो नॉर्मल वैल्यू क्या आएगी, या तो 24 आएगी या 25 आएगी या 1 आएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इनका एक चीज और याद कर लो इसमें, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ इसमें ये याद कर लो कि जब ऊपर वाली डिजिट n प्लस 1 हो r के हिसाब से,
तो हमेशा वैल्यू जो n होता है वही वैल्यू होती है। इसका देखना ऑप्शन नंबर आ रहा है बी 25। क्यों, इतना ध्यान रखो, क्योंकि अगर हम 25, 24, 23 कितनी बार करना है, 24 टाइम्स करना है। पर इतना ध्यान रखना, जब क्योंकि ये सी लिखा है, क्या है लिखा है सी, पी नहीं लिखा है। अगर पी होता तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, पर सी में इतना ध्यान रखना, जब नीचे आर फैक्टोरियल होता है 24 फैक्टोरियल भी होगा, तो हमारा सिर्फ 25 के बाद जो भी बच रहा है वो कट जाए। समझ में आया, यही तो हो रहा है। अगर देखो, अगर हम इसको लिखना जाए, चलो लिख के दिखा दो, देखो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। 25, 24, 23, 22, 21, 20, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। कितने 24, और नीचे ऑटोमेटिक 24 फैक्टोरियल आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये यहां से तो कट ही जाएगा, तो बच क्या रहा है सिर्फ 25। समझ में आया। प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर आएगा जिसमें आर की वैल्यू जो है वो एन से ज्यादा होने लगेगी, समझ में आया, तब वहां पे वैल्यू 1 आएगी ये। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़े देखो क्वेश्चन जो रियल आते हैं ना एग्जाम में वो ये देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लिखा है द आउट ऑफ 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज अ कम्युनिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म। मतलब 7 लेडीज हैं, नहीं 7 जेंट्स हैं, 4 लेडीज हैं, कम्युनिटी बन रही है, कितने बन रही है 5। कह रहा है द नंबर ऑफ कम्युनिटी सच दैट ईच कम्युनिटी इंक्लूड एट लीस्ट 1 लेडी, मतलब एक तो औरत हो। ठीक, अब हम बनाते हैं चॉइस कि एक औरत की चॉइसेस होंगी कितनी। अगर एक लेडी है, यहाँ पे लिखो लेडी, एक लेडी, तो 4 जेंट्स होंगे, कम से कम एक है, 0 नहीं हो सकती इसका मतलब। नेक्स्ट देखो, अगर 2 लेडीज होंगी तो 3 जेंट्स होंगे, क्योंकि हमको टोटल तो 5 ही रखनी है। अगर 3 लेडीज होंगी तो 2 जेंट्स होंगे, और अगर 4 लेडीज होंगी तो 1 जेंट्स होगा। 0 नहीं ले सकते, समझ में आया, 0 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, क्योंकि कम से कम है तो जेंट्स भी लेने हैं हमको। नेक्स्ट, टोटल है कितने 11, लेने कितने 5। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होता है, इसमें जेंट्स को जेंट्स के साथ लेना, लेडीज को लेडीज के साथ लेना, तो टोटल बनेगा 7C4 इंटू 4C1। समझ में आया, ये बन गया हमारा एक पेयर। नेक्स्ट प्लस 7C3 इंटू 4C2 सेकेंड पेयर। ठीक, ऐड कर लिया, फिर 7C2 इंटू 4C3 ऐड कर लिया, प्लस 7C1 इंटू 4C4। और ये लेंदी है और करना भी पड़ेगा क्योंकि यही आते हैं एग्जाम में। समझ में आया। अब सॉल्व करने का तरीका देखो, 7, 5 मतलब 6, 5 और 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल होगा, ध्यान रखना। समझ में आया, तो 4, 3, 2, 4 से 4 गया, ये गया, 7, 5 गया 35, 35 इंटू 4 और 1, तो क्या होगा 4 अपॉन 1 फैक्टोरियल होगा, तो टोटल हो गया 4, 140 आया। ठीक, पहला सॉल्व किया हमने ब्रैकेट अभी। अब दूसरा ब्रैकेट देखो, दूसरा ब्रैकेट होगा, देखो ध्यान से, 7 इंटू 7 इंटू देखो 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2, 7, 5 है 35 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2, 6 हुआ, प्लस टोटल 441 आ रहा है। पहले देख लो एक बार, 6 टाइम्स हुआ तो ये कितना हुआ 280 हुआ, 70 21 हुआ, 210 हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखो 7 इंटू 6 अपॉन 2, 7 3 21 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2, 4 हुआ।
4 टू जा 8। नेक्स्ट देखो 7 हो गया अपॉन 1, तो ये 7 इंटू 4, 7 4 जा 4 3 2 1 अपॉन 4 3 2 1 1 7 7। टोटल ऐड कर दो 140 210 84 और 7 मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ? समझ गए? ऐसे करना है, बड़ा बड़ा लग रहा है पर ये हैवी करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। एक है शॉर्टकट कि एटलीस्ट 1 लेडी का है तो हम एक भी औरत नहीं देते हैं और उसको माइनस कर दें। इससे उल्टा करने का तरीका, हम ऐसे ना जाके ऐसे चले जाएंगे, वो चीज करने को कर सकते हैं, टोटल वेस्ट से कोई भी लेडीज ना ले वो माइनस कर दें, ठीक। लेकिन ये इसलिए करना है क्योंकि अब ये जो कितने क्वेश्चन आएंगे सब में यही यूज होगा कि इतने लोग हैं, इतने जेंट्स लेडीज है, इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, स्कूल का मीटिंग हो रही है, एक भी औरत नहीं लेगी है, एक भी ये नहीं ले रहा, तब हम हमारी पहले कंडीशन जरूर बनाना कि अगर एक लेडीज है तो 4 जेंट्स होंगे, अगर 4 लेडीज हैं तो 1 जेंट्स होगा, ऐसे करके फिर प्रॉपर सॉल्व करना। सही सॉल्व करोगे तो गलत होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 और बड़ा देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 28 2r, ठीक। देखो कैसे करना है, सिंपल फॉर्मूला ही ओपन करना है हमको, 28 फैक्टोरियल अपॉन 2r फैक्टोरियल इंटू 28 माइनस 2r, यही तो लिखा है। और ध्यान से देखो बगल में रेशियो लगा तो मतलब जो चीज थी वो डिवाइड हुई है, समझ में आया? तो हम इसको मल्टीप्लाई में तो लिख सकते हैं, कैसे? अपोजिट करके, या पहले डिवाइड में लिख लो भैया, कंफ्यूज ना होगा इसलिए। तो हमारा बना 24 फैक्टोरियल अपॉन 2r माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 24 माइनस 2r प्लस 4, ध्यान से देखो साइन चेंज कर दिए हैं सिर्फ, समझ में आया? माइनस कर रहे हैं n माइनस आर, तो माइनस के चक्कर में जो r है उसके साइन चेंज कर दिए हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 11, यही तो लिखा है रेशियो की वजह से। अब देखो बहुत ध्यान से देखना दीजिए, लिखा है जब 28 फैक्टोरियल है 28 माइनस 2r पे लेके आना, ये 2r फैक्टोरियल है, ये 24 है, तो पहले ये जो डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो ये 24 नीचे आ जाएगा और ये सारी डिजिट ऊपर चली जाएगी, तो वही करते हैं। तो ये हुआ 28 फैक्टोरियल अपॉन 2r इंटू 28 माइनस 2r फैक्टोरियल लगा है, मल्टीप्लाई 2r माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 24 माइनस 2r प्लस 4, ठीक, अपॉन 24। समझ में आया? अब ये 28 है इसको 24 तक तो ला ही सकते हैं, क्या करके 28 26 27 और 25 और 24, तो ये तो कट गया, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? अब ध्यान से देखो 2r माइनस 4 है, ठीक, और ये क्या लिखा है 28 माइनस 2r ही तो लिखा है, ये भी समझ में आया? क्या बोल रहे हैं, ये जो 28 माइनस 2r लिखा है और ये भी 28 माइनस 2r है, ये भी फैक्टोरियल लगा है, ये भी फैक्टोरियल लगा, तो ये कट हो सकते हैं आपस में, हो गए कट। अब देखो ये 2r माइनस 4 लिखा है और ये क्या लिखा है 2r, तो जैसे n से जाने के बाद n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे 2r के जाने के बाद भी तो यही करेंगे कम करने के लिए। अब देखो तो हमने क्या किया इसको 2r माइनस 1 2r माइनस 2 2r माइनस 3 और 2r माइनस 4, और ऊपर क्या है 2r माइनस 4, ये चीज अपॉन कुछ बचा ही नहीं, इक्वल टू 225 अपॉन 11, ठीक। देखो ये तो कट ही गया है 24 फैक्टोरियल से। नेक्स्ट देखो ये भी तो कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, इतनी बड़ी वैल्यू बची, अच्छा ये पहले ही वाला बचा है, ठीक, ये बचा है मतलब इतना टोटल। अब देखो क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया, लिखा है 28 इंटू 26
इंटू 27 इंटू 25 बचा, और अपॉन में क्या है 2r, 2r माइनस 1, 2r माइनस 2 और 2r माइनस 3 इक्वल टू 225 अपॉन 11। यही लिखा है। 225 तो कट सकता है ना, ये 9 टाइम्स जा रहा है, ठीक, और काट लो, 9 3 जा टाइम्स जा रहा है, और देख लो कुछ कट रहा हो। हाँ देखो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2 कॉमन लेने क्या बचा, r माइनस 1 बचा, ठीक, ये 2 से ये काट दे 14, और ये 2 से भी काट दे 7, तो बचा क्या टोटल, देखो हमारे पास टोटल बचा 7 इंटू 26 इंटू 3 ऊपर, समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, टोटल में मल्टीप्लाई हुआ 11 इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं यहाँ पे, लेकिन ये नीचे वाली सारी चीजें ऊपर चली जाएंगी, तो बचा क्या 2r माइनस 1 और r माइनस 1, 2r माइनस 3 और r भी बचा है, समझ में आया। अब अगर क्वेश्चन में दिए गए हो ऑप्शन, ऑप्शन क्या दिया गया, r की वैल्यू दी गई है कि सॉल्व कुछ दिया गया, देखो r की वैल्यू दी गई, तो चाहे r की वैल्यू पुट करके देख लो, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, इसके आंसर बराबर करना, वैल्यू बताओ। चलो 7 2 जा, पहले 7 रखते हैं, r की वैल्यू क्या है 7, 7 2 जा 14 में से 1 गया 30 इंटू 7 में से 1 गया 6, 7 2 जा 14, 14 में से 3 गया 11 और 7, मल्टीप्लाई करके देखो, वैसे यही आंसर है, इसका भी तो मल्टीप्लाई करो बगल में, तब तो बराबर कर पाओगे। हमें कैसे पता चल रहा है ये आंसर यही है, बिना मल्टीप्लाई कर कैसे पता चल गया, ध्यान से देखो, यहाँ पे 26 और 3 लिखा है, यहाँ पे देखो 13 इंटू 3 इंटू 2 ही तो लिखा है, और 13 2 26 इंटू 3 और 11 है ही, 7 है ही, तो हमें बिना मल्टीप्लाई करे भी पता चल गया कि हमारा आंसर सेम, समझ में आया। देखो हमने हद तक जितना हो सका उतना सॉल्व किया, उसके बाद वैल्यू पुट करी, क्योंकि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू 4 करीब चली जाएगी पावर में, समझ में आया। इसलिए जहां तक सॉल्व करना था करा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने ऑप्शन को पुट कर दिया, समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, नोट करना हो तो नोट कर लो वरना इरेज कर लो, लास्ट वाली जो लाइन है ना वो लिख लो, जो 2r माइनस 1 और ये लिखा है, ताकि ये हो जाए कि जब तुम सॉल्व करो तो तुम्हें इतना ध्यान रहे कि ये लास्ट में बच रहा है, और फिर LHS इज इक्वल टू RHS कर दो। फोटोज तो फोन में बस पड़ी ही रहती है कोई नहीं देखता दोबारा, हम लोग बहुत स्क्रीनशॉट ले लेके रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ डेकागन इज, पहली चीज डायगोनल्स क्या होते हैं, वो लाइन जो सबसे छोटी हो 2 पॉइंट्स के बीच में, समझ में आया, लेंथ में बड़ी होती है दोनों से, लेंथ और ब्रेड्थ से, ठीक, और जरूरी नहीं कोई डायगोनल्स मतलब फिक्स्ड है कि इसमें इतने ही होंगे, समझ में आया, जैसे जैसे बढ़ता जाता है नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से डायगोनल्स होते हैं, समझ में आया। अब देखो पहली चीज फॉर्मूला याद कर लो, n-3 अपॉन, ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले को प्रूव कैसे करें, फॉर्मूला बनाने का सोचा करो हमेशा, क्या हमें रेक्टेंगल के तो डायगोनल्स 2 पड़ता है ना, अगर बाई चांस तो फॉर्मूला भूल जाओ कि यहाँ पे 3 माइनस है कि 2 माइनस, तो तुम नॉर्मल रेक्टेंगल का तो रख ही सकते हो, 4 साइड है, 4 में से 1 गई 3 बची, तो 4 इंटू 1 अपॉन 2, कितने डायगोनल्स निकल गए, समझ में आया। तो हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, n-3 की पावर 2, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन इसका नहीं है, बस नॉर्मली पूछा गया क्या नंबर ऑफ डायगोनल्स इन डेकागन, इतना भी पता होना चाहिए कि डेकागन होता क्या है, 10 साइड्स होती है डेकागन किसी भी चीज में, तो 10 में से 3 गया 7 अपॉन 2 5, 7 5 जा 35, ऑप्शन नंबर बी, समझ में आ गया। बस इतना ये भी पता होना चाहिए कि हमारा डेकागन होता क्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ विच 5 आर कोलिनियर, ठीक, इसमें लिखा है द नंबर ऑफ ट्राइंगल इज, इस मतलब देखो
ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की नीड पड़ती है? 3। ठीक। कोलिनियर का मतलब होता है जो एक लाइन में ना हो, तभी वो एक ट्रायंगल बना सकते हैं। समझ में आया कैसे? अगर एक लाइन में 3 पॉइंट होंगे तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं भी रख दो 3 पॉइंट्स, हमेशा जुड़ के ट्रायंगल ही बनाते हैं 3, और 4 हमेशा बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया क्या? कि अगर कोई ट्रायंगल बनाना हो तो हमको मिनिमम 3 पॉइंट्स तो चाहिए ही। कैसे? कोलिनियर, चाहे दूर हो और चाहे बिल्कुल पास हो, पर थोड़ा सा तो अलग हो एक लाइन से। जैसे ये मान लो 3 लाइन है, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ये भी तो ट्रायंगल ही बनेगा। तो हमें ये पता चल गया कि किसी को 12 में भी 3 चाहिए और 5 में भी 3 चाहिए। ठीक। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? हमारा क्वेश्चन होगा 12C3, मतलब एक कॉम्बिनेशन में 12 में टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, और विच 5 आर कोलिनियर, -5C3। करो 12 into 11 into 10 upon 3 into 2 minus 5 into 4 into 3 upon 3 into 2। 220 minus 5 to the 10, 210। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? सॉल्व करना सीख रहे हो साथ साथ में? हाँ, सॉल्व करना बहुत जरूरी है, वरना तो फायदा ही नहीं कुछ भी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 16 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम लाइन। मतलब कोई भी 3 साथ में ना हो तो 2 तो हो सकते हैं। समझ में आया? एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए तुमको। सिंपली क्या हो गया? 16C2, 16 इंटू 15 अपॉन 2, मतलब 15 इंटू 8, 120 आंसर आ रहा है। समझ में आया? वो कह रहा है कोई भी 3 ना हो सेम लाइन में। समझ में आया? मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट्स तो चाहिए, वो ये लिख रहा है क्वेश्चन। समझ में आया? तो हमारा क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, जिसका 16C2 जो कि होता है ऑप्शन नंबर ए, 16 इंटू 15 अपॉन 2, 8, 15 8 जा। आ गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो ही गया। 13 कह रहा है इन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट एंड 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड। 3 मेंबर चाहिए, ठीक, 5 कैंडिडेट है। अब वोटर इज इंटाइटल्ड टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन नंबर टू बी इलेक्टेड। मतलब 3 इलेक्ट होने हैं तो 4 लोगों को तो वोट देने जा नहीं सकता, 3 ही लोग होंगे, तो बस यही लिखा है। और 3 ही मेंबर लेने, तो मान लो किसी ने, एक ने 5 में से 1 को वोट दिया, दूसरे ने 5 में से 2 लोगों को वोट दिया, और तीसरे ने 5 में से 3 लोगों को वोट दिया। पर 4 को तो दे ही नहीं सकता, कोई कैंडिडेट ही 3 है। बस सिंपली इसको सॉल्व कर लो। 5 प्लस 10 और प्लस 5 4 3 3 और 2 10 25, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है 5 कैंडिडेट है, 3 इलेक्शन होने हैं, कोई आदमी कैंडिडेट जितने इलेक्ट होने उससे ज्यादा वोट नहीं दे सकता। तो एक ने 1 को दिया जाके, एक ने 5 में से 2 को दिया जाके, और तीसरे ने 5 में से 3 को दिया जाके। तो टोटल वोट्स हमारे पास कितने हो गए? इतने। ठीक। नेक्स्ट देखो 14 क्वेश्चन नंबर अच्छा है, कभी कभी आया है क्वेश्चन। एवरी 2 पर्सन शेक्स हैंड विद ईच अदर इन अ पार्टी एंड टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक इज 66। इतना ध्यान रखना, 2 लोग जब हाथ मिलाते हैं तब एक हैंड शेक होता है। ये सबसे जरूरी चीज थी कि जब 2 लोग हाथ मिलाते हैं तब एक हैंड शेक होता है। तो आदमी हमेशा हैंड शेक से डबल होते हैं। समझ में आया? 3 होंगे आपस में मिलाएंगे तो 2। समझ में आया? ये चीज कह रहा है। अब ये क्वेश्चन करेंगे कैसे? सबसे बढ़िया ऑप्शन से कर लो। देखो कैसे, NC2
कितने हैंडशेक है? 66। ऑप्शन पुट करते हैं, क्या 12 या 11, जो करना चाहो वो कर लो। 11 इंटू 10 अपॉन 2 कितने हुए? 55। समझ में आया? 12 पुट करो, 12 इंटू 11 अपॉन 2 66। तो समझ में आया? हैंडशेक का क्वेश्चन आएगा, तुमको सिंपली NC2 लेना है, क्योंकि दो लोग जब हाथ मिलाते हैं तब एक हैंडशेक होता है। समझ में आया? बहुत बार क्वेश्चन आया हैंडशेक का। और सबसे बढ़िया ऑप्शन से करो। क्वेश्चन नंबर 15 एक अच्छा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। मतलब कह रहा है 4 पैरेलल लाइंस ये हो गई और 3 पैरेलल लाइंस ये हो गई। पैरेलल लाइंस है मतलब हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल, ठीक। तो ये कह रहा है कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं। तो देखो भैया, ये तो बन ही सकते हैं ऐसे करके, एक ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं। बनने को बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है ना 4 और 3 के सेट में, तो देखो कैसे बनेंगे पैरेललोग्राम। देखो पहली चीज, देखो हम अलग अलग डायग्राम देखते हैं। 4 1 2 तो पहले हम ये वाला डायग्राम देखते हैं, ये चीज। तो हमारा 4C2, 4 में से कितनी लाइनें ली? 2, और 3 में से कितनी लाइनें ली? 2, क्योंकि ये वाली नहीं लेंगे ना काउंट करने की। समझ में आया? आया समझ? वो ये कह रहा है कि 4 लाइनें ऐसी पैरेलल ले लो, कैसी भी ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जो बीच में लाइन आ रही वो हम काउंट नहीं करेंगे ना। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बन किससे रहा, हमको वो लाइनें चाहिए। तो 4 में से 2 और 3 में से 2। पैरेललोग्राम में है कितनी लाइनें? 4 ही तो है। तो तुम्हारी 4 लाइनों में से 2 लोगे तब बनेगा पैरेललोग्राम, और 3 में से 2 लोगे तभी बनेगा पैरेललोग्राम। बीच की लाइंस नहीं ले सकते। समझ में आया? सिंपल सॉल्व कर लो उसको। 18 आ रहा, ऑप्शन नंबर चेक कर लो, आंसर 18 आ रहा है। समझ में आया क्या हुआ? ये कह रहा है, सिंपल ध्यान रखो बस, क्योंकि बताए ये क्वेश्चन तुम वहां पे जाकर सोचोगे नहीं, ये क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट लगाने हैं कि पैरेललोग्राम बन रहा है, इतनी लाइनें, क्या करना है, बस 2 लेना है दोनों। समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसका कॉन्सेप्ट प्लीज लिख लेना वरना भूल जाओगे। पहली चीज, 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक में ग्रुप्स में आइटम्स बट रहे होते हैं, और एक ग्रुप में स्टूडेंट, फैमिली, मतलब पर्सन। करने का तरीका देखो, जब बोलेगा स्टूडेंट बट रहे हैं तो सिंपल 3-3 के ग्रुप में बटेंगे, जो भी बोल रहा है, ठीक। जो बनेंगे बराबर बटेंगे, ठीक। जब वो बोलेगा थिंग्स तो तीनों चीजें बराबर तो बटेंगी, साथ में 3 और मल्टीप्लाई करो, मतलब जो भी दे रहा है, जितनी भी चीजें बांटने करा वो भी मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिखा है 12 स्टूडेंट डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट है तो क्या होगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 के सेट में तो बटेंगे 12। समझ में आया? और जो भी दिया गया हो उससे भी अपॉन में डिवाइड कर दो, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। जब चीजें होंगी तो सिंपली ये कर देना, और जब लोग होंगे तो ये कर देना, बस इसके अलावा कुछ नहीं इसमें। मल्टीप्लाई करो, ये 4 फैक्टोरियल 24 सोच के रखना तब करना। 12 11 10 5 मतलब 10 9 8 7 6 5
4, तो एक तो कट जाएगा 4, बचा 24, तो 8 3 ले लो चाहे 24 हो जाएगा, चाहे 12 2 ले लो 24 हो जाएगा। आया आंसर? करो। या सिंपल 12 का फैक्टोरियल निकाल के 24 से डिवाइड कर दो, देखो कैसे। 12 into 11 into 1 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1, ठीक, इक्वल डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ रहा है ए, आ तो रहा है सिंपली, समझ में आया? वो 3 फैक्टोरियल है, वो 3 नहीं है, समझ में आया? जब फैक्टोरियल काम चल रहा है फैक्टोरियल ही करेंगे, बस इतना ध्यान रखना जब लोग होंगे तो इसका जरूर डिवाइड करना, बस। बाकी दोनों क्वेश्चन सेम है, मतलब आइटम हो चाहे पर्सन हो, दोनों का फैक्टोरियल पहले तो जितने लोग हैं वो अपॉन जितने में डिवाइड करना अपॉन कर देना, समझ में आया? नेक्स्ट, अगर वो पर्सन है तो उतने फैक्टोरियल का डिवाइड करना, समझ में आया? और जब लोग होंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 17 नंबर क्वेश्चन है वो देखो, 15 मैंगोज है, 15 फैक्टोरियल अपॉन इक्वली डिवाइडेड अपॉन 3 मतलब 5 5 और 5 फैक्टोरियल। तो क्या हुआ? हमारा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ध्यान से देखो। आ रहा है, समझ में आया? अब इसमें हम अपॉन में 3 फैक्टोरियल नहीं करेंगे क्योंकि ये पर्सन नहीं है, वो कितने हैं कि आइटम्स, बस इतना ही ध्यान रखना था 16 और 17 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है द पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल द नंबर ऑफ कॉर्ड्स बाय जॉइनिंग दीज पेयर्स। पहली बात तो जब कॉर्ड बनती है किसी भी सर्कल में हमेशा 2 पॉइंट ज्वाइन करके ही बनती है, समझ में आया? क्योंकि कॉर्ड एक लाइन होती है, जब 2 पॉइंट से बनेगी तो 18C2 आंसर हो जाएगा। हाँ 8C2, क्योंकि 8 पॉइंट है, 2 पॉइंट से ज्वाइन कर करके कितनी लाइनें बनेंगी वो लिख लो, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 अ कम्युनिटी of 3 ladies and 4 gents is to be formed out of the 8 ladies and 7 gents. Mr. X refuses to serve in a community in which Mr. Y is a member. ठीक, the number of such communities is, ठीक, पहली चीज कह रहा है जब मिस्टर एक्स होंगे उसमें मिस्टर वाई नहीं होंगे, मतलब उसने कंडीशन रखी है कि जिसमें मिस्टर वाई मेंबर होंगे उसमें मिस्टर एक्स नहीं होंगे, समझ में आया? तो पहली चीज कितनी लेडीज हैं 8 और कितने जेंट्स हैं 7, तो 8 लेडीज हैं 7 जेंट्स। कंडीशन क्या कह रही है कि 3 लेडीज और 4 जेंट्स, कमिटी ऑफ 3 लेडीज, हाँ मतलब इतनी कम्युनिटी बनानी है। पहली चीज वो क्या कह रही है कि वो एक्स अगर मतलब रिफ्यूज कर देगा अगर वाई उसका मेंबर है, तो हम क्या करते हैं, हम एक्स और वाई को ही मेंबर बनाते हैं सबसे पहले। कैसे? देखो अगर एक्स और वाई मेंबर होंगे तो ये 7 लोग हो जाएंगे और ये 6 लोग हो जाएंगे। जेंट्स कितने लेने हैं, ये 3 ले लेंगे और ये 2 ले लेंगे, तो हमारा नॉर्मली आंसर बन जाएगा 7C2 और 6C3। हमने क्या किया, हमने वो कंडीशन ही हटा दी, हमने दोनों मेंबर को हटा दिया, हमने एक्स को भी हटा दिया, हमने वाई को भी हटा दिया। जब वो कह रहा है कि जब वाई मेंबर होगा तो एक्स नहीं आएगा, तो हमने दोनों को ही हटा दिया, ना एक्स आ रहा ना वाई आ रहा। ये चीज है, सॉल्व करो। इस कंडीशन में एक्स और वाई मना कर दिए और हमारी रियल कंडीशन क्या है 8C3 और इंटू 7C4 से इसको माइनस कर देना, आंसर को जो भी आई है, मतलब ये चीज यहाँ माइनस कर देना।
ऑप्शन नंबर डी। बहुत ध्यान से करना, देखो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो कोशिश किया करो पहले जितना सॉल्व हो पाए उतना करा, जैसे लिख लिया करो 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 2 जा 6 6 से 6 कट गया तो 8 इंटू 7 7 8 जा 56, जितना हो पाए उतना किया करो। मल्टीप्लाई आपस में से कैलकुलेटर यूज किया करो। अगर कैलकुलेटर से इसका मतलब फॉर्मूला यूज करने की सोचोगे तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हुआ, 18c3 इंटू 7c4 माइनस 7c2 इंटू 6c3, क्योंकि हमने वो कंडीशन ही निकाल दी जिसमें एक्स ने मना कर दिया टोटल में से, जो कि वही हम लोग कर रहे थे। टोटल में से ऑलवेज वाला हटा दिया तो नेवर वाला ऑलमोस्ट बढ़ गया, ये चीज कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इफ 500c92 499c92 प्लस nc91, ये सिंपल लिखा है फॉर्मूला, क्या लिखा है बोलो, n प्लस 1 cr इज इक्वल टू ncr इज इक्वल टू ncr माइनस 1, ये लिखा है फॉर्मूला। समझ में आया क्या बोलिए? नहीं फॉर्मूला उल्टा लिख गया, एक मिनट, ये है r माइनस 1 और ये है ncr, समझ में आया? तो अब क्या निकालना है, n की वैल्यू, ध्यान रखो ये n लिखा है और ये n प्लस 1 लिखा है, तो n की वैल्यू क्या हुई, n की वैल्यू क्या हुई, फॉर्मूले के हिसाब से देखो ना, फॉर्मूले में तो लिखा ही है। वो देखो ध्यान, फॉर्मूला था क्या, फॉर्मूला यही तो था, n प्लस 1 cr इज इक्वल टू ncr प्लस ncr माइनस 1, समझ गए? फॉर्मूले में क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 499, ध्यान से देखो यही तो हुआ 499, तभी तो ये 500 बन गया यहाँ पे आके, 500 तो प्लस 1 करने के बाद आया है, ठीक। और ये हमें पता कैसे चला, हमें ये पता चला क्योंकि यहाँ पे 500 लिखा था, या 499 लिखा था, 192 लिखा था, या 91 लिखा था, इससे हमें पता लगा ये फॉर्मूला वही लग रहा है, n माइनस 1 और r प्लस 1, ये फॉर्मूला लग रहा है, समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका ऑप्शन आ रहा है डी आंसर, ठीक। n की वैल्यू है 499 और r की वैल्यू कितनी हुई है 91, नहीं r की वैल्यू है 92, समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग अ लोअर कोर्ट, द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव अ मेजॉरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट इज, मतलब ये कह रहा है कि टोटल कितने डिसीजन हुए 9, जिसमें जो 6 है वो फेवर में और 3 जो है वो अनफेवर में है। वो ये कह रहा है अगर इनके डिसीजन को उल्टा कर दें तो ये लोअर कोर्ट में पहुंच जाएगा, क्यों? अब देखो इस क्वेश्चन करने के लिए देखो नाइन सी 5 प्लस 9c6 प्लस 9c7 प्लस 9c8 प्लस 9c9, देखो क्या हो रहा है इसमें, ये कह रहा है कि जो डिसीजन उसने लिए हैं टोटल तो 9 है, 9 में से कह रहा है 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग अ लोअर कोर्ट, मतलब जो 3 डिसीजन है वो लोअर कोर्ट चले जाएंगे अगर हम डिसीजन को उल्टा कर दें, मतलब जो 6 फेवर में है उनको 6 ना करके हम 3 कर दें और जो 3 अनफेवर है उसको फेवर में कर लें, तो वो ये कह रहा है, तो होगा क्या, वो ये कह रहा है कि फेवर को चेंज कर दो तो लोअर कोर्ट बदल जाएगा। तो नॉर्मल डिसीजन को रिवर्स करने के लिए क्या करें, हम उल्टा कर देते हैं, हम 9 में से 5 फिर 9 में से 6 फिर 9 में से 7 फिर 9 में से 8 फिर 9 में से 9, टोटल मिला के इनको ऐड कर देंगे तो हमारे फेवर डिसीजन आ जाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, करके देख लो पहले, 9 8 7 6 और 5, 9 8 7 6 5 अपॉन 5 4 3 2 7 3 21 21 into 6 6 6 2 जा
प्लस फिर 960 फिर 977, मतलब क्वेश्चन होते हैं इजी पर उनको सॉल्व करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। आगे जाके कैलकुलेटर में ये भी आने ही वाला है, सी वाला दिक्कत होती है सॉल्व करने में बहुत। नेक्स्ट देखो कह रहा है 22 क्वेश्चन नंबर देखो, आंसर शायद से आएगा कितना आ रहा 256 आ रहा है। सॉल्व जरूर करना, तभी मैंने लिख दिया यहाँ साइड, इसको सॉल्व करके ही लिखना आंसर। आंसर है 256। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 22 और देखो लास्ट, फिर क्वेश्चन नंबर कल हम लोग कराएंगे एक्सरसाइज 5D, क्योंकि मिसलीनियस है सारे क्वेश्चन होंगे इसमें। 5 बल्ब्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव, मतलब टोटल है 5 बल्ब, 5 में से 3 है डिफेक्टिव बल्ब और 2 है सही बल्ब, ठीक गुड बल्ब। कह रहा है अगर एक डार्क रूम को हमको रोशनी करनी है तो नॉर्मल सी बात है, टोटल कितने करने हैं 2 बल्ब चॉइस कर, समझ में आया, 2 बल्ब चॉइस करने हैं जिसमें से कह रहा है रोशनी होनी चाहिए दोनों में। तो नॉर्मल सी बात है अगर 2 बल्ब चॉइस करने तो हम एक बल्ब अगर डिफेक्टिव ले ले तो एक कलरफुल तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो वहां रोशनी आएगी। या तो हम एक भी डिफेक्टिव ना लें, दोनों ही कलरफुल ले लें, समझ में आया। लेकिन हम दोनों सारे डिफेक्टिव नहीं ले सकते, समझ में आया। 2 बल्ब लेने हैं तो एक डिफेक्टिव ले लेंगे, एक लाइट वाला ले लेंगे, तब भी रोशनी बनी रहेगी, ठीक। दूसरे में हम एक भी डिफेक्टिव नहीं लेते, हम दोनों बल्ब लाइट वाले ले लेंगे, पर ध्यान रखना ये कंडीशन कोई नहीं बनेगी कि हम दोनों ही डिफेक्टिव ले लेंगे। तो हमारा सिंपल ये सॉल्व करना, ठीक। ऑप्शन नंबर बी 8 समझ में आया। बस क्वेश्चन ये समझना है कि अगर वो कह रहा है कि 2 बल्ब लेने हैं, 3 डिफेक्टिव है 2 सही है, तो कंडीशंस बनेगी क्या क्या, एक डिफेक्टिव एक सही, दूसरा दोनों सही एक भी डिफेक्टिव, पर ये नहीं कि दोनों डिफेक्टिव और एक भी सही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, समझ में आया। तो हमारा यहाँ पे हमारी पूरी क्वेश्चन नंबर 5 से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एक क्वेश्चन रह गया है किसी भी एक्सरसाइज में, किसमें रह गया 19 नंबर को, हाँ ठीक। तो वो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 19 रह गया है, वो कराएंगे कल, ठीक। अब हम लोग कल अपनी एक्सरसाइज 5D भी कर लेंगे, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया विथ टॉपिक, सारे टॉपिक हो गए, ठीक। टेस्ट पेपर पूछना पड़ेगा, क्लास में पूछ के बताएंगे। टेस्ट पेपर सॉल्यूशन नहीं मिलेगी, टेस्ट पेपर आंसर की नहीं मिली, अरे मतलब तुम लोगों ने जो टेस्ट दिया वो OMR वापस नहीं मिली चेक होकर, अच्छा ठीक है वो आपको मिल जाएगी। और टेस्ट वैसे भी ये कंप्लीट होने के बाद अब टेस्ट पेपर ही डिस्कस होंगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया मैथ्स का। सिर्फ मेनली क्या रह गया, सेट चैप्टर रह गया, स्टैटिक्स एक और सर है वो करवाएंगे, अगर कहेंगे तो हम कराएंगे, वरना ठीक। और जो लॉजिकल रीजनिंग है वो दूसरे से, HPGP है उसके बाद सेट्स है ना, ठीक हो जाएगा। अभी मतलब आज कल का दिन और है, कल कौन सी डेट है 7 कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 8 9 10 11 12 ठीक। HPGP भी पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद एक चैप्टर रह जाएगा सेट्स, फिर उसके बाद स्टैटिक्स अलग है पूरा, डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, ठीक। तो कल हम लोग अपनी करेंगे एक्सरसाइज 5D, ठीक है।